Hello everyone, welcome to Pitambra Educators. In this video, we are going to discuss a sample paper for class 12th IT term 2 exam. So let's begin. This is section A, which will be from employability skills. आपको 4 questions मिलेंगे and you have to attempt any 3. So first question is, who are first generation entrepreneurs? So this topic we have studied in unit entrepreneurial skills. First generation entrepreneurs are those who do not have any entrepreneurship background. इट मीन्स कि उनसे पहले उनकी फैमिली में किसी ने भी, उनकी फैमिली में कोई भी जो था एंटरप्रेन्योर नहीं था, कोई भी बिजनेस फील्ड से रिलेटेड नहीं है. दे आर द वन हु आर गोइंग इन दिस फील्ड. दे कैन बी ऑफ एनी एज एंड एनी बैकग्राउंड. तो वो लोग क्या हो सकते हैं, किसी भी एज ग्रुप के हो सकते हैं. मे बी 20 में कोई स्टार्ट कर ले, कोई 50 में कर ले, कोई 70 में कर ले. सो एज ग्रुप नहीं मैटर करती. यहाँ पे किसी भी एज ग्रुप से हो सकता है, किसी भी बैकग्राउंड से हो सकता है. एन इंडिविजुअल हु स्टार्ट्स एट इवन एज ऑफ 50. इफ़ कोई अगर एंटरप्रेन्योर बन रहा है एज ऑफ 50 में, पर उसका कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप बैकग्राउंड नहीं है, अब वो चाहे 19 एज में स्टार्ट कर रहा है, उसका कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप बैकग्राउंड नहीं है. सो ही इज़ अ फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर. नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ अ स्टार्टअप. स्टार्टअप ओब्वियसली जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, जब स्टार्टिंग स्टेज में जो उनकी कंपनी होती है, दैट इज़ स्टार्टअप. ये वर्ड आपने सुना भी होगा बहुत ज़्यादा. स्टार्टअप इज़ अ कंपनी दैट इज़ इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ इट्स ऑपरेशन. यानी कि बिगिनिंग में जो कंपनी, जब उसको बहुत प्रॉफिट नहीं हो रहा होता है, तो बिगिनिंग फेज में कंपनीज को स्टार्टअप बोला जाता है. स्टार्टअप इज़ ऑफन फाइनेंस्ड बाय द फाउंडर्स अंटिल द बिजनेस गेट्स ऑफ द ग्राउंड. तो जब तक का बिज़नेस प्रॉपरली सेटल नहीं हो जाता, तब तक का फाउंडर्स जो होते हैं वही उसे क्या कर रहे होते हैं, फाइनेंस कर रहे होते हैं. यानी कि जो भी उसके ओनर्स होते हैं, जिसने स्टार्ट किया होता है स्टार्टअप, उन्हीं लोगों को उसमें इन्वेस्ट करना होता है. बाकी लोग उनके बिजनेस में रुपए नहीं लगाते हैं. एंड इट्स गेट्स आउटसाइड फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट. तो जब तक का बाहर से उन्हें फाइनेंस या इन्वेस्टमेंट नहीं मिलता है, तब तक का वो खुद ही लगाते हैं. सो वो वाला जो फेस है कंपनी का, दैट इज़ कॉल्ड, उस टाइम पे कंपनी को हम स्टार्टअप बोलते हैं. नेक्स्ट इज़ व्हाट आर द पॉसिबल ग्रीन जॉब्स इन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम. सो ये पॉसिबल ग्रीन जॉब्स वाला जो क्वेश्चन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है. पॉसिबल ग्रीन जॉब्स इन डिफरेंट एरियाज़ आपकी बुक में दिया हुआ है, तो आपको हर एक एरिया में ग्रीन जॉब की क्या पॉसिबिलिटी है वो पता होना चाहिए. सो हेयर इट इज़ फॉर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम. सो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, कलेक्शन, सेग्रीगेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड प्रोसेसिंग एंड डिस्पोजल ऑफ वेस्ट. तो इसमें क्या ग्रीन जॉब्स हो सकती हैं, लाइक ई वेस्ट रिसाइकलिंग. सो द पीपल हु आर डूइंग रिसाइकलिंग ऑफ ई वेस्ट, वो क्या है, ग्रीन वर्कर्स है, उसमें ग्रीन जॉब का स्कोप है. सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, वेस्ट रिडक्शन, वेस्ट ऑडिटिंग, वेस्ट कंट्रोल, ये सब किस में आते हैं, ग्रीन जॉब्स में आते हैं, बिकॉज दे आर मैनेजिंग वेस्ट. Next question, write any 2 ways to reduce the amount of waste produced in manufacturing plants and फैक्ट्रीज़. तो जो प्लांट्स एंड फैक्ट्रीज़ में जो भी मैन्युफैक्चर होते हैं प्रोडक्ट्स, उनमें जो भी वेस्ट होता है उन्हें हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज़ री यूजिंग स्क्रैप मटेरियल. स्क्रैप मटेरियल मीन्स कि जब कोई चीज़ मैन्युफैक्चर हो रही है, तो उसमें जो बचा हुआ या ख़राब हुआ जो भी मटेरियल होता है, उसे स्टार्टिंग से रीयूज़ करना, उसको फिर से मतलब उससे नए प्रोडक्ट बनाना. जैसे कि एग्जांपल है, पेपर मिल में अगर डैमेज्ड रोल्स हैं, जब पेपर बना रहे थे उस वक्त जितने भी रोल्स डैमेज हो गए, उनको क्या करना है, स्टार्टिंग से प्रोडक्शन लाइन में भेज देना. यानी कि उनको फिर से रॉ मटेरियल की तरह यूज़ करना है. दैट इज़ री यूजिंग स्क्रैप मटेरियल. नेक्स्ट इज़ यूज़ ऑफ इको फ्रेंडली मटेरियल. तो हम डेली बेसिस पर जो भी प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, अगर वो इको फ्रेंडली होंगे तो क्या होगा, अमाउंट ऑफ वेस्ट विल बी रिड्यूस्ड. सो इको फ्रेंडली लाइक बनाना लीफ एंड पेपर प्लेट्स कैन बी यूज फॉर डिस्पोजेबल. तो जो भी डिस्पोजेबल आइटम्स हम यूज़ करते हैं, अगर वो बनाना लीफ और पेपर प्लेट से बने हो इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक, सो अमाउंट ऑफ वेस्ट विल बी रिड्यूस्ड. नाउ इन सेक्शन ए ओनली यू विल गेट 2 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स ईच, जिसमें से आपको सिर्फ एक अटेम्प्ट करना है. एंड ग्रीन स्किल्स एक ऐसी यूनिट है जिसमें आप खुद से भी आंसर क्या कर सकते हैं, फ्रेम कर सकते हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन हेयर इज़ व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ग्रीन जॉब. सो ग्रीन जॉब क्या करती है, लाइक वेस्ट को रिड्यूस करने में हेल्प करती है, कंट्रोल वेस्ट एंड पॉल्यूशन, प्रोटेक्ट एंड रिस्टोर इकोसिस्टम, रिड्यूस ग्रीन हाउस गैसेस, इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ एनर्जी एंड रॉ मटेरियल. Next question, explain the various organizational skills required to become a successful entrepreneur. So these skills are time management, goal setting, efficiency and managing quality.
और अगर आपको इन्हें एक एक लाइन में एक्सप्लेन करना है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है एक्सप्लेन, तो आप इन्हें छोटे छोटे पॉइंट्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल टाइम मैनेजमेंट में कि हम अपने टाइम को क्या कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू डिफरेंट डिफरेंट टास्क डिवाइड कर सकते हैं, टाइम स्लॉट्स बना सकते हैं, और प्रायोरिटी के बेसिस पे जो भी टास्क ज़्यादा जिसकी ज़्यादा प्रायोरिटी है, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे सबसे पहले हम अपने टाइम टेबल में रखें। सो दैट विल बी टाइम मैनेजमेंट। एज ए गोल सेटिंग, एफिशिएंसी, मैनेजिंग क्वालिटी, ये सारी चीज़ें आप एक एक लाइन में डिस्क्राइब कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट सेक्शन बी, जिसमें आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स से क्वेश्चंस आएंगे एंड 1 मार्क्स। इसमें आपके 7 क्वेश्चंस हैं, जिसमें आपको 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। So the seventh question is, what is the role of Java compiler in program execution? So Java compiler does not translate Java code into machine language code. Normally जो हम compiler पढ़ते हैं किसी भी programming language के, वो उस program को machine language code में यानी कि binary code में convert करते हैं, but here Java compiler converts द प्रोग्राम इनटू जावा बाइट कोड। तो जावा बाइट कोड क्या होता है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, ये किसी भी सिस्टम में रन कर सकता है, अगर किसी भी प्लेटफॉर्म में रन कर सकता है अगर उसमें जावा वर्चुअल मशीन है तो। सो दिस इज़ द रोल ऑफ अ जावा कंपाइलर इन प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। 8th क्वेश्चन, गिव 2 एप्लीकेशंस ऑफ DBMS इन गवर्नमेंट सेक्टर। तो गवर्नमेंट सेक्टर में डेटाबेस का क्या रोल है? इट इज़ यूज्ड फॉर स्टोरिंग डिटेल्स ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, ऑल टाइप्स ऑफ टैक्सेस, क्रिमिनल रिकॉर्ड्स। तो जो भी गवर्नमेंट में जो भी डिटेल्स स्टोर होती है, ओबियसली दे स्टोर इट इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट, फॉर स्टोरिंग डिटेल्स ऑफ पैन कार्ड्स, आधार कार्ड्स, व्हीकल रजिस्ट्रेशन, बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन। तो गवर्नमेंट में जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, एप्लीकेशन ऑफ DBMS इन गवर्नमेंट सेक्टर। 9th question, Ronita was asked to write a Java code and that displays her name. तो Java code लिखा है जिसमें उसे क्या करना है, अपना नेम डिस्प्ले करना है। दिस इज़ द Java code, बट उसने ये कोड लिखा कोड एडिटर विंडो में, बट इट हैज़ नो एरर्स, तो कोई एरर नहीं मिल रहा है, बट आउटपुट विंडो इज़ नॉट डिस्प्लेइंग एनीथिंग। व्हाट कुड बी द पॉसिबल रीज़न? तो अगर आप इस कोड को देखोगे तो यहाँ पे नेम प्रिंट करने के लिए ओब्वियसली क्या यूज़ हुआ है, system.out.println। आउटपुट के लिए हमें ये लाइन लिखनी होती है, ये फंक्शन यूज़ होता है println, बट यहाँ पे आप देखेंगे तो व्हाट इज़ हैपनिंग कि यहाँ पे इन्होंने इसे कमेंट बना दिया है ना। सो ये कमेंट नहीं होना चाहिए, कमेंट कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होता है। सो व्हाट विल बी द आंसर? रोनित हैज़ मेड प्रिंट स्टेटमेंट अ कमेंट। तो ये जो प्रिंट स्टेटमेंट था उसे कमेंट बना दिया। बिगनिंग लाइन विथ 2 consecutive forward slashes मेक्स इट अ कमेंट। कमेंट्स आर नॉट एग्जीक्यूटेड, दैट्स वाई देयर इज नो आउटपुट। तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट इज, व्हाट इज अ कंस्ट्रक्टर? A special method member called constructor method is used to initialize the data members of the class. तो constructor हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है कि constructor क्या करता है, डेटा मेंबर्स को इनिशलाइज करता है, यानी कि इनिशलाइज मतलब उसमें हम कुछ वैल्यू पुट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई क्लास है बुक और उसमें ऑथर एक डेटा मेंबर है, हमने ऑथर को कोई वैल्यू असाइन नहीं की है, बुक का ऑथर कौन है, तो जब हम उसमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे उस क्लास का, तो उस वक्त हम क्या कर सकते हैं, जैसे हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। ये हमने पढ़ा है कि जैसे हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं किसी भी क्लास का, तो बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर खुद से कॉल हो जाता है। तो उस कंस्ट्रक्टर के अंदर हम क्या कर सकते हैं, डेटा को इनिशलाइज कर सकते हैं, लाइक ऑथर इक्वल्स टू, देन वी कैन राइट सुमिता अरोरा। तो जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो उस ऑब्जेक्ट का ऑथर, जैसी बुक 1 बनी तो उस बुक 1 ऑब्जेक्ट का खुद से ऑथर क्या हो जाएगा, सुमिता अरोरा, जो भी हमने असाइन किया होगा। वेन एवर अ न्यू ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास इज क्रिएटेड और द कंस्ट्रक्टर ऑफ द क्लास इज इन्वोक्ड ऑटोमेटिकली। नाउ नेक्स्ट इज, व्हाट विल बी द आउटपुट? तो ये आउटपुट वाले क्वेश्चन जो है इनका आप अगर आपने इन्हें प्रैक्टिस की है तो आप इसमें फुल मार्क्स गेन कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ईजी होता है। सो लेट्स सी, x इक्वल्स टू 3, यहाँ पे x की जो वैल्यू है वो 3 है, y की वैल्यू 6 है, z की वैल्यू 0 हो गई है। इफ़ कंडीशन है, इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 3, इज़ x ग्रेटर देन 3? नो, x 3 से ग्रेटर नहीं है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई। सो दिस विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट कंडीशन। यहाँ इफ़ एल्स या इफ़ एलिफ नहीं है, ये सब इंडिविजुअल इफ़ है, तो हर एक इफ़ क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। सो लेट्स सी दिस वन, x इज़ लेस देन 4, x जो है 3 दैट इज़ लेस देन 4, ये बिल्कुल ट्रू है। नाउ y इज़ ग्रेटर देन 6, ये वाली कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स।
एंड यहाँ बीच में एंड ऑपरेटर यूज़ हुआ है, यानी कि ट्रू एंड फॉल्स। तो एंड ऑपरेटर क्या करता है, जब दोनों ऑपरेंड ट्रू होंगे तभी रिजल्ट ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स। सो यहाँ पे एक फॉल्स है, सो योर रिजल्ट फॉर दिस विल बी फॉल्स। तो ये वाली कंडीशन भी क्या होगा, इफ ब्लॉक नहीं एग्जीक्यूट होगा क्योंकि कंडीशन फॉल्स है। नेक्स्ट, x इज ग्रेटर देन 2, येस इट इज़ ट्रू। देन y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, ग्रेटर देन नहीं है बट इक्वल टू है, सो इट इज़ ऑल्सो ट्रू। सो दिस कंडीशन विल बी ट्रू क्योंकि ट्रू एंड ट्रू है। सो z इक्वल्स टू z+3। z अभी हमारा क्या था 0, तो z में अब क्या आ जाएगा 0+3, इट मीन्स न्यू वैल्यू ऑफ z इज़ 3 बिकॉज ऑफ दिस स्टेटमेंट। नेक्स्ट, इफ़ इसके वजह से हमारा z जो है अपडेट हो गया, पहले 0 था अब 3 हो गया। अब हम नेक्स्ट स्टेटमेंट देखेंगे, x इज़ लेस देन 3, x 3 से लेस है, नो इट इज़ फॉल्स। बट यहाँ पे और ऑपरेटर है, तो इनमें से अगर कोई भी एक ट्रू हो जाएगी, सो दिस कंडीशन विल बी ट्रू। सो वी हैव टू चेक सेकेंड वन ऑल्सो, y इज़ ग्रेटर देन 6, फॉल्स। तो ये पूरी फॉल्स हो गई, इसलिए ये वाला एग्जीक्यूट नहीं होगा। सो अगर z की वैल्यू प्रिंट होती है, सो इट विल बी 3, सो आउटपुट इज़ 3। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट इज़ कन्वर्ट द गिवन फॉर लूप टू डू वाइल लूप। तो ये कन्वर्जन वाले बहुत ईजी है, इसके लिए बस आपको सिंटेक्स लर्न होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम फॉर लूप का सिंटेक्स की बात करें तो फॉर लूप में क्या होता है, पहले फॉर होता है, देन इनिशियलाइजेशन होता है, आपको ऐसे याद रखना है, देन सेमी कोलन, देन यहाँ पे कंडीशन होती है, देन सेमी कोलन, देन यहाँ पे वैल्यू अपडेट होती है, एंड देन यू राइट हेयर द ब्लॉक। जो भी फॉर लूप के स्टेटमेंट्स हैं वो आप यहाँ पे लिखते हैं। ऐसे अगर हम डू वाइल लूप की बात करें तो पहले इनिशियलाइजेशन हो जाता है, देन डू आता है, देन दिस ब्लॉक, यहाँ पे जो भी आपको स्टेटमेंट्स लिखने हैं, एंड देन यहाँ पे आप अपडेट भी लिखते हैं आफ्टर स्टेटमेंट्स, देन ये क्लोज होता है, फिर वाइल, और वाइल के बाद यहाँ पे क्या आती है आपकी कंडीशन। तो इस तरीके से आपको अगर सिंटेक्स लर्न है तो आप इन ऐसे क्वेश्चंस को ईजिली कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, अगर इसे कन्वर्ट करना है तो आप पहले इनिशलाइज़ करेंगे, इनिशलाइज़ आपके फॉर लूप का फर्स्ट पार्ट है, तो ये वाली चीज़ है जो है आपको यहाँ पे लिख देनी है। देन यू विल राइट डू कीवर्ड, देन दीज कर्ली ब्रेसेस, फिर जो भी स्टेटमेंट यहाँ लिखा है वो आप यहाँ लिख देंगे, इसको यहाँ कॉपी करेंगे। देन नेक्स्ट इज़ अपडेट, तो जो आपकी अपडेट वाली वैल्यू होती है वो फॉर लूप के लास्ट में होती है, यहाँ पे इसको आपने यहाँ पे लिखना है इन दिस ब्लॉक ओनली। एंड आफ्टर दैट यू हैव टू यूज़ वाइल कीवर्ड, यहाँ पे ये क्लोज हो गया कर्ली ब्रेसेस, वाइल कीवर्ड, और कंडीशन जो आपकी यहाँ पे बीच में आती है वो आपको यहाँ पे लिखनी है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, ये वाले क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्रिंग एंड कैर डेटा टाइप। कैर डेटा टाइप क्या होता है, एक सिंगल कैरेक्टर स्टोर करता है। फॉर एग्जांपल आपको अपना सेक्शन स्टोर करना है तो आप कैर डेटा टाइप में स्टोर करेंगे, कैर SEC सेक्शन इक्वल्स टू, you can write like this, it is always enclosed inside the between the single quotes। तो ये आपका कैरेक्टर डेटा टाइप है। एंड इफ़ यू हैव टू स्टोर मोर देन वन कैरेक्टर, फॉर एग्जांपल यू हैव टू स्टोर योर नेम, देन यू विल स्टोर इट इन स्ट्रिंग डेटा टाइप, स्ट्रिंग नेम स्टूडेंट इक्वल्स टू, देन यू कैन राइट योर नेम हेयर। इट एनक्लोज द टेक्स्ट बिटवीन डबल कोट्स। तो यहाँ पे कैरेक्टर के केस में सिंगल कोट्स होता है और स्ट्रिंग के केस में डबल कोट्स में एनक्लोज होता है। सेक्शन बी में आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन के साथ साथ 2 मार्क्स के क्वेश्चंस भी होंगे। 5 क्वेश्चंस विल बी गिवन टू यू और उसमें से आपको बस 3 अटेम्प्ट करने हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन आर्ग्यूमेंट्स एंड पैरामीटर्स विद द हेल्प ऑफ यूज़र डिफाइंड फंक्शन। तो आपको एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन लेना है और उसकी हेल्प से आपको बताना है कि आर्ग्यूमेंट क्या होता है और पैरामीटर क्या होता है। सो लाइक व्हेन वी डिफाइन द फंक्शन, जब हम खुद से फंक्शन की डेफिनेशन लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने रेक्टेंगल एरिया एक फंक्शन है और ये इसका रिटर्न टाइप है, यानी कि इस टाइप की वैल्यू ये रिटर्न करेगा। और ये डबल लेंथ और डबल ब्रेथ क्या है, जब हम फंक्शन को डिफ़ाइन करते हैं तो उस केस में हम यहाँ पे क्या डिफ़ाइन करते हैं, क्या राइट करते हैं, पैरामीटर्स। तो फंक्शन डेफिनेशन में जो ये होते हैं दीज आर कॉल्ड पैरामीटर्स। एंड जब हम फंक्शन कॉल करते हैं, फंक्शन डेफिनेशन में आप देख सकते हो यहाँ पे आफ्टर दिस देयर आर नो सेमीकोलन्स, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस और यहाँ पे सेंटेंस आएंगे जो भी इस फंक्शन में होंगे, जो भी इंस्ट्रक्शंस हमें इसके थ्रू एग्जीक्यूट करने होंगे वो हम यहाँ पे लिखेंगे इनसाइड दिस कर्ली ब्रेसेस। और ये क्या है, फंक्शन कॉल, दिस इज़ फंक्शन कॉल। यहाँ पे हम फंक्शन को इन्वोक कर रहे हैं, यहाँ पे इसे एग्जीक्यूट करवाना है।
तो अगर हमने फंक्शन लिख दिया पर हम फंक्शन को एग्जीक्यूट नहीं करवा रहे, फंक्शन कॉल नहीं कर रहे, तो वो किसी यूज़ का नहीं होगा। तो ये फंक्शन डेफिनेशन है एंड दिस इज़ फंक्शन कॉल। तो जो आपकी फंक्शन डेफिनेशन में होते हैं दीज आर कॉल्ड पैरामीटर्स, एंड जो फंक्शन कॉल में आपको इनकी वैल्यूज़ डिफाइन होती है दीज आर कॉल्ड आर्ग्यूमेंट्स। ये आपके आर्ग्यूमेंट्स है। When we call the rectangle area method, we supply length and breadth of the rectangle as arguments in the method call। तो हमने यहाँ पे क्या किया, रेक्टेंगल एरिया में लेंथ की वैल्यू जो है 45.5 रखी है और ब्रेथ की वैल्यू 78.5 इसमें पास होगी। तो यानी कि ये वैल्यूज़ लेंथ में कॉपी हो जाएगी और ये वाली वैल्यू ब्रेथ में कॉपी हो जाएगी। The argument with which rectangle area method is called are copied into parameters। In this case 45.5 will be copied in this and this will be copied in breadth। तो इस तरीके से आपको ये आंसर समझाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरर एंड गिव करेक्ट कोड टू फाइंड सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नंबर फ्रॉम 1 to 100। इट मीन्स व्हाट वी हैव टू डू, हमें क्या करना है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर टिल 10 का स्क्वायर, हमें ये स्क्वायर का सम भी करना है, स्क्वायर करना है और फिर उनको ऐड करना है। सो कोड इज़ रिटन हेयर, हमें इसमें एरर फाइंड करना है और फिर इसका करेक्ट कोड लिखना है। सो दिस इज़ द करेक्ट कोड विच आई हैव रिटन। सो लेट्स सी फर्स्ट द एरर, पहले हम इसको समझते हैं। फॉर लूप इज़ रिटन इंट आई इक्वल्स टू 1। सो ऑब्वियसली जो हमारा कंट्रोल वेरिएबल है वो आपका 1 से स्टार्ट होना है, क्योंकि हमें 1 का स्क्वायर सबसे पहले करना पड़ेगा। आई इज़ लेस देन इक्वल टू 10, येस 10 टाइम्स चलना है हमारा लूप। आई प्लस प्लस, सो ये करेक्ट है, बट यहाँ पे क्या आ गया आप देखिए, सेमी कोलन आ गया जो नहीं आना चाहिए यहाँ पे। सो वी विल रिमूव दिस। ओके, सो वी हैव रिमूव दिस, और ये जो ब्लॉक है दैट शुड बी रिटन इनसाइड द, जो भी लूपिंग स्टेटमेंट्स है वो कहाँ पे होने चाहिए, कर्ली ब्रेसेस के अंदर। सो वी हैव पुट दिस इन कर्ली ब्रेसेस। अब हमने इसे कर्ली ब्रेसेस में क्यों नहीं रखा है, क्योंकि हमें बार बार सम नहीं प्रिंट करना है, हमें पूरा एक बार सम कैलकुलेट करना है और लास्ट में सम प्रिंट करना है। सो दैट्स वाई वी हैव रिटन इट आउटसाइड द फॉर लूप। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, अगर हम बुक में जो भी दिए हुए हैं प्रोग्राम्स अगर उसके कंपैरिजन में देखें सो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, बट स्टिल वी विल ट्राई इट। और अगर आप डिफ़िकल्ट क्वेश्चन समझेंगे तो क्या होगा, ईजी वाले आप आराम से कर सकते हैं। सो यहाँ पे अब इसमें कोई एरर नहीं है। नेक्स्ट इज़ एक्स इक्वल्स टू आई इंटू आई। तो क्या करना है कि जो भी आई है उसका स्क्वायर निकालना है और उस स्क्वायर को हम कहाँ पे स्टोर कर रहे हैं, एक्स में। सो यहाँ पे एक्स वेरिएबल कहीं पे भी डिफाइन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसका डेटा टाइप भी यहाँ पे मेंशन करेंगे, दैट इज़ इंट एक्स इक्वल्स टू आई इंटू आई। सिर्फ एक्स इक्वल्स टू आई इंटू आई नहीं लिखेंगे, यहाँ पे इसका डेटा टाइप मेंशन करेंगे। नेक्स्ट इज सम इक्वल्स टू सम प्लस आई। अब यहाँ पे इन्होंने सम को डिफ़ाइन नहीं किया है, यानी कि ये किस डेटा टाइप का है वो नहीं बताया है, तो हम इसे क्या करेंगे, और सिर्फ फॉर लूप में नहीं करेंगे, फॉर लूप के बाहर इनिशलाइज करेंगे इंट सम इक्वल्स टू 0। हमने इसमें 0 वैल्यू भी पुट कर दिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या स्टेटमेंट लिखा है, सम इक्वल्स टू सम प्लस आई, यानी कि जो सम है उसमें स्टोर हो जो भी सम की कुछ वैल्यू है प्लस आई। तो अभी सम की कुछ वैल्यू ही नहीं है तो उसमें कैसे ऐड होगा ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले सम की को कुछ वैल्यू देनी पड़ेगी, दैट विल बी 0। इनिशियली जो सम है वो 0 है, इसके बाद सम में क्या ऐड हो जाए, 0 प्लस जो भी यहाँ पे इसका स्क्वायर हुआ है वो ऐड हो जाए। सबसे पहले क्या होगा, लाइक 1 का स्क्वायर हुआ है तो 1 ऐड हो जाएगा, फिर इस स्क्वायर में यानी कि सम में अब 1 आ जाएगा, तो 1 में अब क्या ऐड हो जाए, 4 ऐड हो जाए। तो ये चीज़ हमें बार बार करनी है। फिर नेक्स्ट वाला सम ऐड हो जाए, तो यहाँ पे ये क्या होगा कि ये x को ऐड होना चाहिए था, जबकि इन्होंने सम प्लस आई किया है। सम प्लस 1 नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सम प्लस x, जो स्क्वायर आता जाएगा बार बार वो करना है, जिसका स्क्वायर आएगा उसे नहीं ऐड करना है, जो स्क्वायर आ रहा है। तो x वेरिएबल है यहाँ पे, तो हम इक्वल्स टू सम प्लस x करेंगे, एंड फिर उसके बाद कर्ली ब्रेसेस क्लोज और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन सम फाइनली प्रिंट हो जाएगा। तो आप एक बार इसको खुद से रन करके भी देख सकते हैं कि ये प्रोग्राम जो है, ये कोड जो है सही से रन कर रहा है या नहीं कर रहा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द 2 ways टू क्रिएट थ्रेड्स इन जावा। सो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये तो बार बार हमने सॉल्व भी किया हुआ है, बाय एक्सटेंडिंग द थ्रेड क्लास, एंड सेकेंड मैथड इज़
बाय इम्प्लीमेंटिंग रनेबल इंटरफेस। तो ये थ्रेड टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द मैथड टू एक्सेस प्राइवेट डेटा मेंबर्स आउटसाइड द क्लास। तो प्राइवेट डेटा मेंबर्स क्या होते हैं, जो सिर्फ एक क्लास तक का ही लिमिटेड होते हैं, कोई बाहर वाली क्लास उन्हें डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकती। सो इट इज़ रिटन हेयर, प्राइवेट डेटा मेंबर्स ऑफ ए क्लास कैन नॉट बी एक्सेस्ड आउटसाइड द क्लास, हाउएवर यू कैन गिव कंट्रोल्ड एक्सेस। जबकि हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल्ड एक्सेस दे सकते हैं डेटा मेंबर्स का आउटसाइड द क्लास थ्रू गेटर एंड सेटर मेथड्स। तो आपको याद होगा कि गेटर मेथड किस लिए यूज़ होता है, वैल्यू रिटर्न करने के लिए प्राइवेट डेटा मेंबर्स की। जैसे मान लीजिए कि पासवर्ड है, तो हमने इसे प्राइवेट कर दिया है, बट स्टिल अगर हमें यूज़र को उसे शो करना है तो हम गेटर मेथड के थ्रू उसे यूज़र उसे देख सकता है, उसकी वैल्यू को एक्सेस कर सकता है। इन द सेम वे सेटर मेथड के थ्रू क्या कर सकता है, अगेन वैल्यू सेट कर सकता है, अपडेट कर सकता है, बट बाय यूजिंग सम क्राइटेरिया। नाउ नेक्स्ट इज वी हैव टू फिल इन दिस ब्लैंक, डे इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे डे आपका 2 मेंशन है विद इंट। अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, स्विच डे एंड देन यहाँ पे स्विच के साथ क्या कीवर्ड्स यूज़ होता है, केस, then this case 2 this and then we will write here break। यहाँ पे इन्होंने डिफ़ॉल्ट नहीं यूज़ किया है, सो इट्स ओके, बस यहाँ पे इतना आपको फिलअप करना था। सो अगेन दिस इज़ अ इजी क्वेश्चन, अगर आपको स्विच का सिंटेक्स पता है तो आप ऐसे क्वेश्चंस इजीली कर लेंगे। नाउ आंसर एनी 2 आउट ऑफ 4 क्वेश्चंस, आपको कोई भी 2 आंसर करने हैं फ्रॉम 4 क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चन है आपके 3 मार्क्स के। सो हेयर यू हैव टू फाइंड द आउटपुट ऑफ दिस। सो लेट्स सी, क्लास इज़ हेलो, दिस इज़ मेन मैथड जहाँ से आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होता है। देन देयर इज़ अ स्ट्रिंग जो क्या है, str स्ट्रिंग है, जिसमें जावा प्रोग्रामिंग आपकी, दिस स्ट्रिंग इज़ स्टोर्ड। नेक्स्ट स्ट्रिंग strl इक्वल्स टू जावा, तो इसमें जावा स्टोर किया हुआ है। ये एक्चुअली ये वाली जो लाइन है नेक्स्ट लाइन में आनी चाहिए थी, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन str डॉट इंडेक्स ऑफ ए, यानी कि जो फर्स्ट टाइम जहाँ पे भी स्ट्रिंग में, ये str स्ट्रिंग में जहाँ पे भी फर्स्ट टाइम ए आएगा उसका इंडेक्स रिटर्न हो जाएगा। फर्स्ट एक्रेंस ऑफ ए का जो इंडेक्स है दैट विल बी रिटर्न। तो फर्स्ट टाइम ए कहाँ पे आया आपका, यहाँ पे, तो इसका इंडेक्स देखते हैं 0 1, सो 1 विल बी द आंसर, 1 will be the output for this statement. Now next statement, str dot index of m, तो यहाँ पे m कहाँ पे आया है, we will see that first occurrence m की यहाँ पे, so 0 1 2 3, एक स्पेस को भी काउंट करेंगे, 4 5 6 7 8 9 10 and then 11, so second will be 11। system dot out dot println str dot replace a comma 9, इट मीन्स जो भी यहाँ पे फर्स्ट आर्ग्यूमेंट होगा उसको किससे रिप्लेस करना है, सेकेंड आर्ग्यूमेंट से। तो जहाँ जहाँ ए आ रहा होगा str में उसकी जगह वहाँ पे 9 आ जाएगा। इट मीन्स j9 v9 देन स्पेस, स्पेस इज ऑल्सो अ करेक्टर, देन दिस PROGR, यहाँ पे ए की जगह 9 MMING। सो दिस इज़ द आउटपुट ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट इज give the output of the following code fragment when open equals to b and opn equals to x। तो पहले हमें फर्स्ट केस के लिए देना है आउटपुट। सो लेट्स सी फर्स्ट केस, अगर opn b है तो ये तो मैच हो नहीं रहा है, तो ये तो एग्जीक्यूट होगा नहीं। b मैच हुआ तो आपका क्या आउटपुट आएगा, ऑनलाइन ट्यूटर। अगर यहाँ पे ब्रेक आता तो क्या होता है, यहीं पे स्विच केस जो स्टेटमेंट है वो ब्रेक हो जाता, बस ऑनलाइन ट्यूटर आपका आउटपुट आता, बट यहाँ पे ब्रेक नहीं है, तो यहाँ पे फॉल थ्रू कंडीशन हो गई कि यहाँ पे क्या होगा, फॉल थ्रू वाली सिचुएशन हो गई। इट मीन्स इसके बाद जो भी स्टेटमेंट्स है सारे रन कर जाएंगे। जैसे ही कोई केस मैच हो गया तब तक का ये रन होता रहेगा जब तक ये ब्रेक को डिटेक्ट ना कर ले। तो यहाँ पे ब्रेक है ही नहीं, तो ओब्वियसली ये तीनों स्टेटमेंट रन करेंगे, ऑनलाइन ट्यूटर, ऑनलाइन कोर्सेज एंड देन इनवैलिड इनपुट। सो दिस इज़ द आउटपुट फॉर द फर्स्ट केस। नाउ सेकेंड एक्स, तो एक्स यहाँ पे है ही नहीं, एक्स कोई भी केस में मैच नहीं हो रहा है, इसमें भी मैच नहीं हुआ, यहाँ पे भी मैच नहीं हुआ, तो अब कौन सा आपका एग्जीक्यूट होगा, डिफ़ॉल्ट वाला। तो अगर एक भी केस आपका मैच नहीं होता है देन डिफ़ॉल्ट वाली जो वैल्यू होती है दैट इज़ द आउटपुट, सो इनवैलिड इनपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव टू राइट अ फॉर लूप दैट डिस्प्लेज ऑल नंबर्स डिविजिबल बाय 10 फ्रॉम 0 to 100। सो वी हैव टू राइट फॉर लूप जिसमें हम आई कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 0 से, क्योंकि हमें 0 से प्रिंट करना है। आई लेस देन इक्वल टू 100, 100 तक का जाना है वैल्यू,
और डिविजिबल बाय 10, तो डिविजिबल बाय 10 यानी कि पहला जो होगा 0, देन 10, देन 20, तो हमें इनमें क्या करना है 10 10 प्लस करना है. सो वी हैव रिटन i इक्वल्स टू i प्लस 10. हमने 10 ऐड किया है और उसके बाद इन नंबर्स को सिंपली प्रिंट कर लेंगे यूजिंग दिस system.out.println स्टेटमेंट के थ्रू. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, explain the significance of try, catch and finally block in exception handling. तो exception we have studied कि exception क्या होता है, रन टाइम पे कोई भी अनवांटेड एरर अकर हो जाना, कोई भी अनवांटेड एरर अगर रन टाइम में आ रहा है ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम आ रहा है, सो दैट इज़ नोन एज एक्सेप्शन. सो इसको हैंडल करने के लिए वी यूज़ ट्राई कैच ब्लॉक. So let's see why we use try, catch and finally statements. Try statements defines the code block to run. तो ऐसे statements जिसमें exception आ सकता है, जिसमें exception आने के chances हैं, उन्हें हम try block में mention करते हैं. कैच स्टेटमेंट डिफाइंस अ कोड ब्लॉक टू हैंडल एनी एरर. तो जो एक्सेप्शन रेज हो रहा है इन द ट्राई ब्लॉक, उसे किस तरीके से हैंडल करना है, उस केस में क्या एक्शन परफॉर्म होना चाहिए, वो हम कैच ब्लॉक में मेंशन करते हैं. नेक्स्ट इज फाइनली स्टेटमेंट डिफाइंस अ कोड ब्लॉक टू रन रिगार्डलेस ऑफ द रिजल्ट. तो ऐसे स्टेटमेंट जो एग्जीक्यूट होने ही होने हैं, जिन्हें हमें एग्जीक्यूट करवाना है वेदर एक्सेप्शन अकर्स और नॉट. तो वो स्टेटमेंट्स जो कि मस्ट बी एग्जीक्यूटेड स्टेटमेंट्स हैं, वो हम फाइनली ब्लॉक में रखते हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, देर आर 3 क्वेश्चंस फ्रॉम विच यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 2, और ये जो है 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे. सो ये छोटे छोटे पार्ट्स में भी आ सकते हैं, लाइक यहाँ पे है फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट, और अदरवाइज अ कंप्लीट क्वेश्चन कैन बी देयर जिसमें अगेन ऐसे 2 पार्ट्स होंगे या फिर 3 पार्ट्स होंगे, तो आपको उन्हें आंसर करना है फॉर गेटिंग 4 मार्क्स. लाइक हेयर, व्हाट इज़ एन असर्शन, हाउ कैन वी इनेबल असर्शन टू डिबग आर कोड इन जावा. सो असर्शन क्या होता है, फॉर डिटेक्टिंग लॉजिकल एरर इन अ प्रोग्राम. कोई भी लॉजिकल एरर है प्रोग्राम में, यानी कि आपने कुछ गलत लॉजिक लिख लिया है, उसको डिटेक्ट करने के लिए और फिर उसे करेक्ट करने के लिए वी यूज़ असर्शन. इट इज़ अ प्रोसेस, इट इज़ अ मैकेनिज्म फॉर डिटेक्टिंग एंड करेक्टिंग लॉजिकल एरर्स. और हम इसे कैसे इनेबल करते हैं, वी इनेबल इट एट रन टाइम बाय राइटिंग -e a command in the command line. Now next is, what is a class, and we have to create a class with name book with 4 data members. So class is a physical or logical entity that has certain attributes. For example, यहाँ पे हमने class create की है book, तो इसके डेटा मेंबर्स क्या हो सकता है, टाइटल, ऑथर, प्राइस, जॉनर. आप कुछ और भी लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी कि आप क्या डेटा मेंबर्स लिखें. बट डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शन में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए. ऐसा ना हो कि आप कोई मेथड लिख दें बाय मिस्टेक. सो यू शुड नो द डेटा मेंबर्स हियर. नाउ नेक्स्ट इज, हाउ डेटाबेस मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स आर हेल्पफुल इन बैंकिंग सेक्टर. तो बैंकिंग सेक्टर में कैसे हेल्प करता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ओब्वियसली फॉर स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट कस्टमर्स, पर्सनल डिटेल्स सच एज एड्रेस, एज, PIN card, occupation, contact number, and even for storing the information about their employees. बैंक के जो एम्प्लॉयज़ है उनकी भी इंफॉर्मेशन स्टोर करने के काम आता है DBMS. अकाउंट्स एंड लोन्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, तो आप कुछ भी पॉइंट लिख सकते हैं यहाँ पे कि बैंकिंग सेक्टर में डेटाबेस मैनेजमेंट किस तरीके से यूज़फुल है. नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एंट्रेंस कोचिंग सेंटर इज़ मेकिंग डेटाबेस ऑफ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स. तो एक ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है आपके सैम्पल पेपर में भी, जिसमें कि आपको एक टेबल का स्कीमा दिया हुआ है, लाइक यहाँ पे टीचर टेबल का स्कीमा दिया हुआ है, और आपसे किसका पूछा है, स्टूडेंट्स टेबल का. तो स्टूडेंट्स टेबल में क्या क्या कॉलम नेम हो सकता है, पहले तो हम ये सोचेंगे, एडमिशन नंबर, स्टूडेंट नेम, फ़ोन, कोर्स, एंड देन देयर डेटा टाइप. डेटा टाइप अगर फ़ोन नंबर है सो वी कैन टेक इंटीजर, अदरवाइज अगर कोई टेक्स्ट टाइप का है सो वी कैन टेक वेयर केयर, और इनका साइज़ मेंशन करेंगे. रिमार्क्स इज़ ऑप्शनल, आप रिमार्क्स मेंशन कर सकते हैं कि ये इसका फुल नेम क्या है, ये क्या है, आपका फील्ड नेम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो चीज़ आप रिमार्क में लिखेंगे. नेक्स्ट इज़ स्कीमा. स्कीमा में आप यहाँ पे जो भी टेबल नेम है और पैरेंथेसिस में यू विल राइट ऑल द फील्ड नेम्स. सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस लास्ट क्वेश्चन. आई होप दिस वीडियो इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन द प्रिपरेशन ऑफ योर IT एग्ज़ाम. एंड इफ़ यू हैव फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कॉमेंट एंड शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा. एंड बेस्ट विशेज़ फॉर योर टर्म 2 एग्ज़ाम, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.